स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 22। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था व्हाट इज बैंक। आफ्टर दैट वी रेड कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। देन वी आल्सो रेड कि कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन क्या होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको कुछ अलग अलग टाइप के बैंक से इंट्रोड्यूस भी किया था, ताकि जब आप कभी उनको देखो कहीं पे न्यूज़पेपर में या बुक्स में, आर्टिकल में, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। राइट? अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमारा गोल होगा टू अंडरस्टैंड मनी क्रिएशन by our commercial banks. Alright, तो first let us understand इसकी definition क्या होती है। The process of credit creation involves accepting deposit, right? First thing, ठीक है। Maintaining required reserves, second thing, lending out the remaining amount, the third thing, ठीक है। And continuously recycling the money through banking system which significantly enhances the total money supply. Now in the last lecture हमने ये समझा था कि मनी के सप्लायर्स एग्जैक्टली होते कौन कौन है। तो वी हैव अंडरस्टूड कि हमारे पास आरबीआई है, हमारे पास हमारी गवर्नमेंट है और हमारे पास हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं। राइट? ऑल्दो कमर्शियल बैंक्स के पास ये पावर नहीं होता है कि वो करेंसी इशू करें इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और notes, still they are the suppliers of the money. How? Because they create money by the way of demand deposits. Understood? तो पहले मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि हमको समझना क्या है आखिर इसमें। सपोज करिए वी हैव बैंक ए। बैंक ए के पास डिपॉजिट आया ऑफ 1000 रुपीज, राइट? अब बॉस ने बोला, हमारे लिए बॉस कौन है? आरबीआई। आरबीआई इज द बॉस। बॉस ने बोला कि आपको इसमें से एक रिजर्व साइड करना होगा, ठीक है। लेट्स कॉल द रिजर्व मिनिमम कैश रिजर्व, या इसका दूसरा नाम होता है आपका रिक्वायर्ड कैश रिजर्व। उन्होंने बोला आपको इसमें से 10% साइड करना होगा। तो बैंक ने बोला ओके बॉस। इसने 10% हटा दिया, यानी अब 1000 रुपए में से 10 रुपए हट गए। ऑलराइट, नाउ नॉट 10, 100 actually. Now the bank is left with how much rupees? 900 rupees. अब बैंक के पास पावर है कि ये बचे हुए 900 का, which is the excess reserve. What is the excess reserve? Your actual reserve which was 1000 minus your required reserve which was rupees 100. ठीक है, इससे जो बचता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिजर्व। ठीक है। अब कमर्शियल बैंक के पास पावर होती है कि ये इन 900 रुपए को लेंड करे, या मतलब लोन दे दे उसका। इसी लोन गिविंग एक्टिविटी से कमर्शियल बैंक्स पैसे जेनरेट करता है। राइट? इस प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। राइट? तो ये बहुत ही एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आप बड़े हो जाओगे तो भी ये पढ़ोगे, डेप्थ बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है, बट बेसिक चीज यही रहेगी। अपार्ट फ्रॉम मनी क्रिएशन हम इसको क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस भी बोलते हैं। दिस एक्सप्लेन्स कि किस तरीके से बैंक जो है मनी जनरेट करते हैं बाय लेंडिंग आउट द डिपॉजिट while still keeping a fraction which is your required cash reserve of the deposit as reserves. ये कौन बोलता है करने को? आरबीआई बोलता है। जब हम आरबीआई के फंक्शंस और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे तो आपको ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम कमर्शियल बैंक में इसके कुछ सारे फंक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। दिस प्रोसेस इज ड्रिवन बाय द फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। ऑलराइट, नाउ ये जो प्रोसेस है इसके कुछ की अजम्पशंस हैं, उनको हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि बैंक ने कैसे क्रिएट किया। मान लो बैंक ए ने
900 रुपए लोन में दे दिए, मैंने उसको कैश में विड्रॉ कर लिया, फिर इधर उधर खर्च कर दिए मुझे जहां खर्च करने होंगे, राइट? तो फिर बैंक भी जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशंस के लिए हमारे पास कुछ assumptions होते हैं, राइट? तो द फर्स्ट assumption इज बैंक कीप ओनली रिक्वायर्ड रिजर्व। अपार्ट फ्रॉम रिक्वायर्ड रिजर्व्स बच्चों, बैंक के पास और भी सारे रिजर्व्स उनको मेंटेन करने होते हैं, बट अभी हम ये अज्यूम करेंगे कि उनको सिर्फ रिक्वायर्ड रिजर्व ही साइड करके रखना है, राइट? कमर्शियल बैंक्स आर assumed टू होल्ड ओनली द मिनिमम रिक्वायर्ड रिजर्व एज मैंडेटेड बाय आरबीआई, ठीक है? इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं मिनिमम कैश रिजर्व को? रिक्वायर्ड कैश रिजर्व्स, ठीक है? द रिजर्व इज यूजुअली अ परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट, ठीक है, नोन एज द कैश रिजर्व रेशियो और रिजर्व रेशियो, ठीक है? बैंक आर एक्सपेक्टेड टू लेंड आउट देयर एक्सेस रिजर्व, ठीक है? वो जो 900 रुपए बचे थे ना 1000 में से, इट इज एक्सपेक्टेड कि बैंक उनको लेंड करेगा, अंडरस्टूड? दूसरा हमारा assumptions है ऑल borrowed मनी इज रीडिप्लॉयड इनटू द बैंकिंग सिस्टम। रीडिप्लॉय कैसे होगा, वापस बैंकिंग सिस्टम में कैसे आएगा? अगर अगर आप दूसरा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दोगे rather देन विड्रॉइंग द अमाउंट, राइट? तो ये जो मॉडल है ये अज्यूम करता है दैट द लोन्स मेड बाय द बैंक्स आर फुली रीडिपॉजिटेड बैक इनटू द बैंकिंग सिस्टम बाय द बोरोवर, ठीक है? इन रियलिटी हो सकता है, अभी मैंने बोला ना, बोरोवर सोच सकता है कि हम एक पोर्शन रख लेते हैं कैश में, ठीक है, और हम उसको स्पेंड करेंगे, बट यहाँ पे अजम्पशन है कि रीडिप्लॉय हो जाएंगे पैसे इनटू द बैंकिंग सिस्टम अगेन, राइट? नो कैश लीकेजेस, कैश लीकेजेस नहीं होंगे। देखो अगर कैश लीकेजेस होंगे तो वहां पे क्रेडिट क्रिएशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इट इज अज्यूम दैट पीपल डू नॉट विड्रॉ मनी or either they hold any part of the money as cash outside the banking system। सीधी सी चीज है, जो भी पैसे हैं वो सारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही रहेंगे, बस इतना याद रखना। एवरीथिंग एवरी मनी हैज टू बी अंडर द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है क्योंकि विड्रॉल से डिपॉजिट कम हो जाते हैं, और अगर डिपॉजिट कम हो जाएंगे तो बैंक के पास कम अमाउंट रहेगा आगे लेंड करने के लिए। लास्ट में देयर इज अ पब्लिक ट्रस्ट इन द बैंकिंग सिस्टम। बैंक रन टाइप की सिचुएशन नहीं है, पब्लिक ट्रस्ट कर रही है बैंकिंग सिस्टम में, कॉन्फिडेंट है, ठीक है? नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड, बहुत ही इजीली सिर्फ 4 स्टेप्स में वील अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। सबसे पहले लेट अस टेक सम एग्जांपल। फर्स्ट लेट अस अज्यूम कि बैंक में देयर इज अ बैंक, और बैंक में डिपॉजिट आता है ऑफ ₹10,000। बैंक रिसीव्स अ डिपॉजिट ऑफ 10,000। नाउ अंडरस्टैंड दिस टू थिंग। देखो बैंक में 10,000 आए, इसमें दो एक्टिविटीज हुई। पहला, एक कस्टमर ने 10,000 रुपए दिए। दूसरी एक्टिविटी क्या हुई, ये जो हमारा बैंक है, बैंक के पास 10,000 आए, ऑल राइट? तो ये जो पैसे आए हैं बैंक में, ये इसके लिए डिमांड डिपॉजिट है। किसके लिए? उस इंसान के लिए, राइट? ये डिपॉजिट के रूप में बच्चों बैंक की लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब वो लायबल है उसको पे करने के लिए, कर्ज एक तरीके से समझ लो, ठीक है? लेकिन कैश रिजर्व के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बैंक के लिए असेट है, राइट? कैसे असेट है? मान लो हमने इसमें से 10% हटा दिया, 10% हमारा मिनिमम कैश रिजर्व था, उसके बाद जो बचा है वो बैंक के लिए असेट है, ना कि लायबिलिटी। आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। स्टेप 2 में अंडरस्टैंड कि जो बैंक्स हैं, ठीक है, बैंक्स को ये चीज मालूम है कि सारे लोग एक टाइम पे आके विड्रॉल नहीं करेंगे सारे पैसे, ठीक है? अगर ऐसा हो जाता कि एक टाइम पे आपने सब लोग एक साथ जाके बैंक से विड्रॉल कर लो, तो बैंक के पास जीरो
पैसे लेफ्ट होंगे आगे लेंड करने के लिए, राइट। तो उनके एक्सपीरियंस से बैंक को ये समझ में आया कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो एक टाइम पे नहीं आते, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं आते अपना पैसा विड्रॉ करने, ठीक है। तो बैंक सोचते हैं कि सिर्फ एक हिस्सा हम रिजर्व मेंटेन करें, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है, जो बिगर पोर्शन है अपार्ट फ्रॉम योर रिजर्व, उसको हम लेंड कर दें। क्यों? क्योंकि सब लोग एक साथ तो पैसे लेने आएंगे नहीं। अगर सब लोग एक साथ पैसे लेने आते तो ये दोनों सर्कल्स को हमें एक साथ ही उनको देना पड़ता। ऑलराइट। तो यहां से थोड़ी मैथ्स क्या मिली हमें कि कैश रिजर्व कितना हुआ, 10% का, विच मीन्स 10% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, राइट। 10/100 परसेंटेज निकालना सबको आता होगा, इंटू 10,000 वी गॉट दिस नंबर, दैट इज 1000। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर बैंक 1000 रुपए का कैश रिजर्व मेंटेन कर ले तो बैंक 10,000 रुपए का जो डिपॉजिट है उसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई मीन इज, बैंक के पास डिपॉजिट कितना हुआ, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। डिपॉजिट विद द बैंक्स, राइट। देन दूसरे में वी हैव रिक्वायर्ड कैश रिजर्व। अब हमारे पास बचता है एक्सेस कैश रिजर्व, या हम उसको एक्सेस बोलेंगे, एक्सेस रिजर्व। तो ये अमाउंट थी हमारी 10,000, ठीक है। रिक्वायर्ड रिजर्व था हमारा 1000 रुपीज का, राइट। एक्सेस कितना बचा हमारे पास, 9,000 रुपए। अब बैंक सेफली, क्योंकि उसने ऑलरेडी मैंडेटरी कैश रिजर्व को साइड कर दिया है, नाउ बैंक कैन सेफली लेंड 9,000 रुपीज से वो इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। दो बातें हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अभी तीसरे स्टेप में वी अंडरस्टैंड कि बैंक के पास 9,000 बचे हुए हैं टू लेंड। अब एक चीज हमने अजम्पशन में पढ़ी है, जो बैंक है वो लोन कभी कैश में ऑफर नहीं करेगा। ऑलराइट। एक अकाउंट खुल जाएगा जो बोरोवर है उसके नाम पे, और वो जो लोन का अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट होगा क्रेडिट आइटम के जैसे फॉर द पर्सन जिसने लोन लिया हुआ है। नाउ द मैजिक बिगिंस हियर। बैंक अभी भी कितना रुपए होल्ड कर रहा है, 10,000, इवन दो 9,000 लोन आउट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि पहले तो कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, राइट, विड्रॉल नहीं हुआ है। दूसरा, बोरोवर के नाम पे अकाउंट खोल दिया गया है, राइट। तो अभी भी बैंक के पास 10,000 रुपए हैं। पहली चीज क्या हुई, लोन देने से बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, राइट। दूसरा क्या हुआ, टोटल फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द बैंक ए अब बढ़ गया है, क्योंकि 9,000 का हमने लोन दिया हुआ है। तो अब टोटल फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई है हमारी 19,000 रुपए, राइट। पहला हो गया हमारा 10,000 जिसको हम प्राइमरी डिपॉजिट कहेंगे, दूसरा होगा हमारा 9,000 जिसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट बोलेंगे। और प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट ही आपके टोटल डिपॉजिट हैं। वी शुड कॉल इट टोटल डिमांड डिपॉजिट। ऑलराइट। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब इन दोनों को हम डिमांड डिपॉजिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम विड्रॉ कर सकते हैं और इसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं बाय राइटिंग चेक्स। ऑलराइट। ये जो पैसा है इज द मनी इज विड्रॉएबल और ट्रांसफरेबल बाय राइटिंग चेक, दैट इज व्हाई वी कॉल इट डिमांड डिपॉजिट। अंडरस्टूड। अब देखो फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, के पास टोटल डिमांड बैंक के पास टोटल डिमांड डिपॉजिट था 10,000 का प्लस 9,000 का, ठीक है।
प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, तो टोटल डिमांड डिपॉजिट हो गया 19,000 का। अब बॉस कहते हैं कि आपको एक रिक्वायर्ड कैश रिजर्व मेंटेन करना है, जैसे हमने पहले 10% का मेंटेन किया, हम यहाँ पे फिर से 10% का मेंटेन कर रहे हैं। तो 19,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका? 1,900 रुपीज। बट अभी भी एक चीज देखो, बैंक होल्ड कर रहा है कैश रिजर्व आपके 10,000 रुपए का। ठीक है, ये कैश रिजर्व कैसे वो होल्ड कर ले रहा है? क्योंकि कैश में तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, राइट? अगर कैश आप निकाल लिए होते, विड्रॉ कर लिए होते, तो ये 10,000 का अमाउंट कम हो जाता। बट हमने अजम्पशन में पढ़ा था ना कि कैश हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। सिंस अभी भी बैंक कैश रिजर्व होल्ड कर रहा है 10,000 का, तो अभी भी हमारे पास एक्सेस रिजर्व बच रहा है। एक्सेस रिजर्व हम कैसे निकालते हैं? हम एक्चुअल रिजर्व में से रिक्वायर्ड रिजर्व को माइनस कर देंगे। इन दिस केस विच इज 10,000 माइनस 1,900 विच वॉज आवर रिक्वायर्ड रिजर्व। यानी कितने पैसे हो गए अब हमारे पास? 8,100 रुपए। ठीक है, नाउ वी नो कि लोन्स को कैश में ऑफर नहीं किया गया है, तो क्या हम कह सकते हैं अभी भी बैंक ये 8,100 रुपए लेंड कर सकता है? बिल्कुल लेंड कर सकता है। तो 8,100 रुपी कैन बी गिवन एज अ लोन। ठीक है, जब वो लोन दे रहे हैं तो बैंक्स अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं। बाय व्हाट अमाउंट? बाय 8,100 रुपीज। अगेन मैं फिर से आपको समझा रही हूं, ये जो कैश रिजर्व हमारा 10,000 है और ये कम नहीं हो रहा है, इसका रीजन सिर्फ एक है, एंड दैट रीजन इज कि जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो चेक्स के थ्रू हो रहे हैं, कोई लीकेज नहीं है। लीकेज इन द फॉर्म ऑफ विड्रॉल एज अ कैश। ऑलराइट, अब देखो इसके बाद हमारे पास टोटल डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हो गया? 10,000 हमारा प्राइमरी डिपॉजिट था, कैश रिजर्व 9,000 जो हमने लोन दिया, उसके बाद हमने 8,100 रुपए का लोन दिया। ये टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 27,100 रुपीज। यू सी कि कैसे 10,000 का 27,000 अभी तक बना। नाउ अगेन थोड़ी सी मैथ समझते हैं। हमारे पास रिक्वायर्ड कैश रिजर्व है 10% ऑफ 27,100। देखो, जितने बार लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी, आपको कैश रिजर्व मेंटेन करने होंगे। जैसे यहाँ पे अब टोटल डिमांड डिपॉजिट हो गया है बढ़कर के आपका 27,100 रुपए, तो अब 27,100 रुपए में आपको 10% रिक्वायर्ड कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। एक्चुअल कैश रिजर्व आपके पास कितना था? इट वॉज ₹10,000। ऑलराइट, नाउ एक्सेस रिजर्व फॉर द 100th टाइम हमें फॉर्मूला इसका मालूम है। हम एक्चुअल रिजर्व में से रिक्वायर्ड रिजर्व माइनस कर देंगे, दैट इज 10,000 माइनस 2,710 रुपीज। ऑलराइट, अब हमारे पास एक्सेस में कितना रिजर्व बच गया है? 7,290। नाउ इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस, जो आपका एक्सेस रिजर्व है वो 10,000 से कम होता जा रहा है, बट टोटल डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वाले में देखो, पहले 10,000 था हमारे पास, ठीक है, ये तो खैर प्राइमरी है। उसके बाद लोनेबल अमाउंट हमारी 9,000 हुई, फिर लोनेबल अमाउंट हमारी 8,100 हुई। नाउ आवर लोनेबल अमाउंट इज 7,290। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक एक्सेस रिजर्व्स आर नॉट फुली एग्जॉस्टेड। ऑलराइट, तब तक ये जो क्रिएशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट है बाय द वे ऑफ गिविंग आउट लोन्स, this will continue. Let me write it. It would continue
it would continue till all excess reserves are exhausted। यानी जब आपके 7,290 घट घट के शून्य नहीं हो जाते, जीरो नहीं हो जाते, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। सोचने वाली बात ये है कि ये जो पॉइंट जीरो है, ये जीरो कब आएगा? जब बैंक का टोटल डिमांड डिपॉजिट 1 लाख नहीं हो जाता, तब तक जीरो नहीं आएगा। अब 1 लाख का रिक्वायर्ड रिजर्व कितना होगा? 10,000। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये जो 10,000 है, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर एक्चुअल कैश रिजर्व्स। ऑल राइट, नाउ अब इसकी मैथ्स देखते हैं। एक्चुअल कैश रिजर्व हमारे पास क्या थे? 10,000। ऑल राइट, डिमांड डिपॉजिट कितना है? 1 लाख। अंडरस्टूड। अब एक चीज बताओ, इस 1 लाख में से प्राइमरी डिपॉजिट कितना है? प्राइमरी डिपॉजिट है आपका 10,000 रुपए और सेकेंडरी है आपका 90,000 रुपए। ठीक है। रिक्वायर्ड कैश रिजर्व क्या है? ये बॉस ने बोला था 10% होगा, 10%। और इस केस में 10% ऑफ 1 लाख। क्यों? क्योंकि अब हमारी डिमांड डिपॉजिट बढ़ बढ़ के 1 लाख रुपए हो गई है। तो एक्सेस कितना बचा? एक्सेस अगेन फॉर द 100th टाइम हमें फॉर्मूला मालूम है, एक्चुअल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व। यानी 10,000 माइनस 10,000। ये बहुत ही मुश्किल मैथमेटिकल इक्वेशन है। 10,000 में से 10,000 माइनस किए तो कितना बचा? जीरो। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ द मनी इज क्रिएटेड। आपके 10,000 के डिमांड डिपॉजिट का with all the assumptions that we have read and all the process 1, 2, 3 and 4, ये 4 प्रोसीजर करने के बाद आपके 10,000 बढ़ के हो गए हैं 1 लाख रुपए, 1 lakh rupees. This is where your credit has been created by the bank, money has been created by the banks. Now we know, अच्छे से हमें मालूम है, जो आपका डिमांड डिपॉजिट है ये कंपोनेंट है आपके मनी सप्लाई का। क्यों? क्योंकि हम डिमांड डिपॉजिट को चेक के थ्रू हम उसमें से पैसे अपने विड्रॉ कर सकते हैं। Since we can say, sorry not since, hence we can say कि कमर्शियल बैंक्स के पास मनी क्रिएशन का पावर होता है। All right, understood? Now, if we see the combined balance sheet of the bank, it is something like that. फर्स्ट कॉलम में आपकी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब वो जो बैंक को पे करना है, और असेट यानी समथिंग जो बैंक को पे नहीं करना है, बैंक ओन्स दैट थिंग। तो सबसे पहले 10,000 से कहानी शुरू हुई थी, ठीक है, फिर कैश रिजर्व रखा गया हटा के, फिर उसके बाद ये अमाउंट धीरे धीरे घटती जा रही है। ये तब तक घट रही है जब तक ये जीरो नहीं हो जाती, और जब हम ये सारी चीजों को टोटल करेंगे तो हमें 1 लाख मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो आप ये बैलेंस शीट ड्रॉ कर सकते हो। देखो मैंने इतना डिटेल में आपको इसलिए समझाया, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में आप नॉर्मली या तो आप स्टेप्स में समझाइए, ठीक है, आइदर टेक स्टेप्स, या फिर डायरेक्ट ये टेबल बना के जिसमें आप असेट और लायबिलिटी दिखा के 2 बैंक्स का एग्जाम्पल लेके पूरी कहानी समझा सकते हैं आफ्टर राइटिंग द assumptions of the
दिस थिंग, क्रिएशन ऑफ मनी, राइट। बट ये समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था और कैसे हो रहा था, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या पता चला, that money created by commercial bank is equal to demand deposit of the commercial bank, और demand deposit कितना हो गया था, अराउंड 1 लाख। इसका मतलब है 1 लाख रुपए क्रिएट कर दिए, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक ने, विद देयर पावर ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। तो इफ वी derive a formula for the estimation of credit creation, which is 1 upon RR required reserve into cash reserve, ठीक है। तो 1/10%, तो 1/10% का मतलब 10/100, 100 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल का रूल। फिर हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वील गेट 1 लाख। ऑलराइट, सो द फॉर्मूला इज, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, 1/RR इंटू कैश रिजर्व। अगर आपने इतनी सारी बातें एक बार थोड़ा सा टाइम देके बैठ के समझ ली आराम से, ठीक है, तो फिर आपको इसको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैन वी से that RR refers to reserve requirement of the commercial bank as a percentage of demand deposit. All right, then we'll be meeting in the next lecture.